हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 06 और लेक्चर नंबर 05 में हमने एक्सरसाइज 5.3 को बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किए थे। ठीक है, और हमने किए भी थे। अब लेक्चर नंबर 06 में जो हम डील करने वाले हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, इनके ग्राफ को देखेंगे और ग्राफ के बिहेवियर को समझेंगे। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हम फीचर्स को देखेंगे। उसके बाद में हम मूव करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब तक आप नहीं समझेंगे तो लॉगरिथमिक समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो अगर हम अच्छे तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझ लेते हैं तो हमारे लिए लॉगरिथमिक फंक्शन बड़ा इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो जरा समझिए, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व को ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है जरा देखिएगा। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल फंक्शन को ले लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने ले लिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, लीनियर है, तो उनका जो कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा बनाता है। ठीक है, आप फंक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, जब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन लेते हो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अबाउट y एक्सिस के ये कर्व आपका स्टीपर होता चला जाएगा, यानी y एक्सिस की ओर सडनली ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, बढ़ेगा। लेकिन जैसे और आप चेंजिंग करो तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हो, तो ये कर्व जो है और अबाउट y एक्सिस की ओर स्टीपर होता चला जाएगा। ठीक है, स्टीपर का मतलब कि वो y एक्सिस की ओर बेंड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, या तो झुकता हो या मुड़ता हो। ठीक है, अब जैसे जैसे आप फंक्शन को चेंज करते हो, ठीक है, अब जैसे कि हमने y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 कर दिया, तो अब कर्व को देखेंगे तो ये अबाउट y एक्सिस की ओर और स्टीपर होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहां मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन फर्स्ट है, ठीक है, लीनियर जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाता है, उसका आप देखेंगे तो ये कर्व है, और एक्स स्क्वायर का कर्व ये है, और एक्स क्यूब का कर्व ये है, और एक्स रेज टू द पावर का कर्व ये है। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू आपका होना चाहिए, ठीक है, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने एक्स एक्सिस को 1 लिया है और वाई एक्सिस को भी हमने 1 लिया है, और जो सारी कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 1,1 हमने लिया है। जब आप x की वैल्यू, ठीक है, 1 से बड़ी रखोगे, यानी कि 1 और 2 के बीच में हम फंक्शन की बिहेवियर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर्व को या ऐसे फंक्शन को हम लोग ग्रोथ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं कि ग्रोथ फंक्शन होता क्या है। ठीक, इसको जरा मैं रफ करूं, समझिएगा, ग्रोथ फंक्शन को समझा रहा है। इस कर्व की बिहेवियर को आपको दिखा दें जरा सा। ठीक है, कितना y एक्सिस में चेंज होता है अगर हम x एक्सिस में चेंज करते हैं, या तो x के फंक्शन में हम जब चेंज करेंगे तो y के फंक्शन में कितना चेंज आएगा। ठीक है, ग्रोथ फंक्शन समझाते हैं आपको। ग्रोथ फंक्शन, ठीक है, यहां पे हम फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, या तो f ऑफ x को हटा दो, हम डायरेक्ट x लेके चलते हैं। ठीक है, x जरा सा देखिएगा, x की वैल्यू में हम चेंजिंग, यहाँ जो चेंज करेंगे वो चीज मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और y जो यहाँ मिलेगा वो हम यहाँ पे शो करेंगे, क्या वैल्यूज आपको मिलने वाला है। तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। हम 2 पे चेक कर लेते हैं, अब 3 पे चेक करें, 4 पे चेक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब मैं x को 2 रखा, ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, इस तरीके से इजी तरीके से समझो। ठीक है, जब x की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो y हमें क्या मिला, 2 मिला। जरा सा देखना। ठीक है, जब x
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब वैल्यूज रखोगे आप, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे आप, 2 का स्क्वायर करोगे, या तो इसमें यहाँ रहने दो, सेम वैल्यू लेके चल रहे हैं इसमें भी 2, ठीक है। तो y आपको क्या मिलेगा, जैसे आप x के प्लेस पे यहाँ करके दिखा देता हूँ, 2 रख दिया आपने x के प्लेस पे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, ठीक है। और देखो जरा सा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, ठीक है, फिर अब 2 ही लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, तो पावर इसका 3 है, तो y क्या मिलेगा आपको यहाँ से 8 मिलेगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू जब मैंने x रेज टू द पावर 4 लिया, ठीक है, फंक्शन क्या लिया, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, ठीक है, 2 रखेंगे तो ये 4 मिलेगा, यहाँ से आपको कितना 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने x फंक्शन में, ठीक है, 1 का वेरिएशन किए, देखो 1 और 2 के बीच में 1 का ही वेरिएशन है, ठीक है, 1 का हमने वेरिएशन किया, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं इस कर्व को, अगर इस कर्व को हम गौर से देखें तो ये इस कर्व को देखें तो अगर हमने x फंक्शन में, ठीक है, 1 का वेरिएशन किया, देखो 1 और 2 के बीच में कितना 1 ही होता है, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना माइंड में रखिए कि 2 लिया हमने, ठीक है। तो जब मैंने x फंक्शन में क्या कर दिया कि वेरिएशन करता चला गया, तो अगर आप y एक्सिस में देखेंगे, जैसे कि मैंने x के प्लेस पे 2 रखा, ठीक है, इस तरीके से समझो 2 रखा, तो y हमें 2 मिला, ठीक है। लेकिन जैसे ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन हमने लिया और उसमें 2 रखा, तो y हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। और x के प्लेस पे जब हमने 2 रखा, ठीक है, x क्यूब है, समझो जरा सा, x क्यूब है, 2 रखा, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े हो ना, यानी कि x के प्लेस पे इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 2 रखा तो हमें y 8 मिल गया, और जैसे मैंने y इज इक्वल टू x 10 टू द पावर 4 है, उसमें 2 रखा तो डायरेक्ट हमें फंक्शन मिल गया 16, ठीक है। तो इस कर्व को हम लोग कहते हैं ग्रोथ फंक्शन, ठीक है, कि ग्रोथ हो रहा है। देखो जब हमने x के प्लेस पे 2 रखा, जब हमारे पास लीनियर था, उस केस में हमें y 2 मिला, ठीक है। अब देखेंगे तो कंटिन्यू अबाउट y एक्सिस के इस कर्व में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एक बात सोचो, ग्रोथ फंक्शन, ठीक है, जरा सा देखो, अगर हमने y इज इक्वल टू f ऑफ n x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n, ठीक है कुछ नहीं है, इसी चीज को हमने क्या किया, जनरल टर्म में लिखा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ग्रोथ फंक्शन कहते हैं। दिस फंक्शन इज नोन एज, लिख देता हूं, नोन एज ग्रोथ फंक्शन, ग्रोथ फंक्शन, ठीक है, ग्रोथ फंक्शन। जहां पे n क्या होगा, ठीक, n क्या होगा, तो n हम यहां लिखते हैं वेयर, ठीक है, वेयर n is equal to 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश डैश डैश, और n जो है वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, या एनी रियल नंबर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, ग्रोथ फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो अराइज होता ही होता है कि चलो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन तो देख लिया कि उसमें जब हम वेरिएशन करते हैं, ठीक है, x फंक्शन में, तो y में सडनली जो होता है फंक्शन ग्रोथ हमारा करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने 2 रखा, ठीक है, अगर लीनियर है तो 2 मिला y एक्सिस में, लेकिन अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक आ गया, उसमें 2 रखा तो 4 मिला, क्यूबिक में अगर हमने रखा, क्यूबिक फंक्शन हमने लेके रखा है तो उसमें 8 मिल गया, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसमें 16 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने x फंक्शन में इंक्रीमेंट करता गया तो y जो है उससे ज़्यादा तेजी से वो फंक्शन हमारा स्टीपर होता जा रहा है अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो माइंड में सवाल ये आता है कि क्या ऐसा भी कोई फंक्शन होता होगा जो पॉलिनोमियल से भी फास्टर हो, तेज हो, ठीक है। तो यार देखो, पॉलिनोमियल से चलने वाले फंक्शन तो है, अपना एक्सपोनेंशियल है, जो इससे तेजी से ग्रो करता है, ठीक है, इससे तेजी से वो स्टीपर होता है अबाउट y एक्सिस,
ठीक है। अब यहां मैं बताता हूं, जरा ध्यान रखिए। अगर हमने y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x ले लिया, ठीक है, तो आप देखेंगे इस फंक्शन से और तेजी से ये जो आपका कर्व है, ग्राफ है, वो अबाउट y एक्सिस के स्टीपर होता दिखेगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं x के प्लेस पे 0 रखा, तो y हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। और जब हम x के प्लेस पे मान लेते हैं कि 1 रखा, तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। और देखो जरा सा, y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x यानी कि अब 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 100। सडनली कितना इंक्रीज कर दिया, जब 0 रखा तो 1 मिला, ठीक है, जब 1 x के प्लेस पे रखा तो 10 मिला, और जैसे ही हमने x के प्लेस पे 2 रखा तो कितना मिल गया, यहाँ से 100 मिल गया, 10 लिखा था मैंने, ठीक है। और अगर आप x के प्लेस पे 3 रख देते हो, वो हो तो 1000 मिलेगा आपको। मतलब कि इस ग्राफ का अंदाजा देखो कितनी तेजी से अबाउट y एक्सिस के स्टीपर होता जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, वो हमेशा जो है 0,1 से ही पास करेगा, या तो कह सकते हैं 1 से ही होकर आपका गुजरेगा, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये किसका कर्व है, तो ये है आपका y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर x, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, नोट हो गया होगा, इसको मैं रफ कर दूं जरा सा, फिर बताता हूं, क्योंकि मुझे समझाने में इजी हो जाएगा ना, ये अभी मुझे बहुत कुछ समझाना है, ये सब सारी जगह साफ हो गई। हाँ, तो हम कह रहे थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जो है वो 0 नहीं हो सकता, ना ही वो नेगेटिव होगा, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे कि y इज इक्वल टू हमने लिया 10 रेज़ टू द पावर x है, ठीक है। कभी भी आपका ये ग्राफ जो है वो ना तो 0 के बराबर होगा और ना ही वो नेगेटिव होगा, ठीक है, कभी भी नहीं। आप कहोगे कि अगर मैंने y इज इक्वल टू मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू -10,000 रखते हैं, समझो जरा सा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर इक्वल टू 0, ठीक है, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 के बराबर नहीं होता है। चलो आपने रख दिया, ठीक है, समझने की कोशिश करो जरा सा, -10,000 रख दिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, y इज इक्वल टू 1/10 रेज़ टू द पावर, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10,000, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन x एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और आप इसकी वैल्यूज को बढ़ा दो, 1 लाख कर दो, ठीक है, 5 0 ना, ठीक है। अब 1 लाख भी कर दो, तो भी ये फंक्शन जो है 0 के बराबर या नेगेटिव नहीं होगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये x एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा कंपेयर करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। हमने बता चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव से मतलब क्या है मेरा, कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर नहीं करेगा,
ठीक है, कभी भी नहीं करेगा। इस बात को हमेशा गार्ड बंद करके रखो, कभी भी इंटर नहीं करेगा, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब जरा कंपेयर करके हम देखें कि पॉलिनोमियल फंक्शन के बिहेवियर में और एक्सपोनेंशियल में इन दोनों में से कौन फास्टर होता है, ठीक है। इसी में बता चुका हूं लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए फास्टर तो अपना एक्सपोनेंशियल ही होगा, ठीक है। तो हम यहां ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है नेंशियल फंक्शन, और हम यहां रखेंगे पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये दोनों फंक्शन को हम जरा चेक करते हैं। तो हम लेते हैं y इज इक्वल टू 10⁻⁴x, ठीक है, और y इज इक्वल टू x का पावर हम 10 लेते हैं। इन दोनों में कंपैरिजन हम करते हैं जरा सा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, x के प्लेस पे 1 रखा, ठीक है, x के प्लेस पे 1 रखा। तो जब 1 रखा, ठीक है, तो हमें यहाँ से y कितना मिला, 10 मिला। चलो इसमें रखो y इज इक्वल टू, जब 1 रखोगे तो इसका पावर 10 है, तो ये आपको y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। पहले यहीं से लिखा कि फास्टर तो ये लिखा, ठीक। अगर आपके माइंड में चल रहा कि 0 रख के दिखा दो, चलो मैंने रखा 0, y इज इक्वल टू 10 का पावर 0, तो ये 1 मिलेगा y। फिर यहाँ भी रख दो, ठीक है, जब आप रखोगे तो क्या 0 का पावर 10 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने y इज इक्वल टू 10 का पावर 100 कर दिया, ठीक है, 10 का पावर 100 कर दिया, ठीक है, जरा सा देखो x के प्लेस पे रखा हूं 100, ठीक, तो y इज इक्वल टू 100 इंटू 10 का पावर 10 कर दिया, ठीक है, सॉरी 100 का पावर 10, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 का पावर कितना 2, यहाँ से 10 है, y इज इक्वल टू कितना होगा, 10 का पावर 20 होगा, और इसका पावर कितना है 100। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, इमेजिन करो, ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना फास्टर होता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन से, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके डिफिनेशन, ठीक है, और इसके फीचर्स देखते हैं, डोमेन रेंज में क्या क्या इनका इफेक्ट पड़ता है, वो चीज को हम देखते हैं। पहले यहां तक कॉपी किया बच्चों, अब डिफिनेशन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ठीक है, और फीचर्स हमने कॉपी कर रखा है। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b greater than 1 is the function y is equal to f of x is equal to b 10 to the power x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस हमेशा जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हो, जरा सा समझो, मैं इस डिफिनेशन को समझा रहा हूं, अपने पास देखिए जगह बहुत कम है समझाने के लिए, मैं यहां समझाता हूं, जरा देखिए। कह रहा है कि जो आपके पास में फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपके पास में b का वैल्यू, ठीक है, b का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है, तभी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो b जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर सपोज दैट मैंने ले लिया कि 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया मैंने, ठीक, 2 ले लिया मैंने बेस में, ठीक है। तो देखो आप जो b का वैल्यू है, क्या ये 1 से बड़ा है या छोटा है, लेकिन अगर आपने 0.5 ले लिया या 0.6 ले लिया, ठीक है, तो ये तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम तभी डिफाइन कर सकते हैं यदि हमारे पास में b का जो वैल्यूज है अगर वो 1 से बड़ा है, तभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पॉजिटिव बेस है, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना आपको, ठीक है, पॉजिटिव बेस है, ठीक है, वो b से जो b का वैल्यूज होगा आपका, यानी बेस का जो वैल्यूज होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, ना कि आप उसको डेसिमल में ले सकते, ना कि आप कोई नेगेटिव लोगे, अगर नेगेटिव लोगे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, चाहे मैं x की वैल्यू कुछ हो सकता है, ठीक है, x की वैल्यू आप कुछ ले लो, 0.1 ले लो, 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, ठीक है, लेकिन जरा सा सोचो
ठीक है, हमें पावर से मतलब नहीं, उसकी पॉइंट को क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, हम उसको फ्रैक्शन में बना देंगे अगर मान लो कि डेसिमल है तो, लेकिन इसका बेस जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर छोटा होता है तो हम उससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फीचर्स देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए अगर इसकी पावर में आप कुछ चेंजिंग करते तो वो तो चल जाएगा, ठीक है। अब आगे में हम देखते हैं फीचर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कह रहे डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर्स होगा, ठीक है। यहाँ नंबर्स छूटा हुआ, नंबर्स लगा, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल्स नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव रियल्स नंबर होगा। जरा से मैं दिखाऊं, देखिए जरा, ठीक है। और जो उसका रेंज है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमेशा जो है रियल होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, हम फंक्शन ले लिया तो क्या लेते हैं, 10 का पावर हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका 10 का पावर x है, ठीक है, उसमें अगर देखें तो आपके पास में क्या होना चाहिए कि रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इमेजिनरी नंबर को डाल दो, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मान लो कि मैंने 1 ले लिया, ठीक है, ठीक, तो y हमें क्या यहाँ से मिल जाएगा 10। रेंज कुछ भी हो सकता है लेकिन जो डोमेन होगा आपका, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो रियल्स होगा, ठीक है। लिखा रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर ना तो डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, ना डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, और ना ही तो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ना तो आप इरेशनल फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो इसका रेंज होगा, जो रेंज होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा, ठीक है। आगे में द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ, ठीक है। हमने ये देखा था ग्राफ में कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा 0,1 से ही पास होगा, ठीक है। यही कह रहा है आपका डेफिनेशन कि जो पॉइंट है 0,1 वो हमेशा ग्राफ में लाई करेगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, वो 0,1 से ही पास करेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखा फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपने बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है, आपने बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर ले लिए हो तो वो लगभग 0 के क्लोजेस में चला जाएगा, लेकिन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और ना ही वो नेगेटिव होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है डेफिनेशन 4 कि अगर आपने बहुत नेगेटिव का बड़ा वैल्यूज ले लिया तो वो 0 के अप्रॉक्स में चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा। अब हम आगे में मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 हमसे कहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, ठीक है। हमने देखा कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज ही करता है, ठीक है, कभी आपने नहीं होगा कि डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका इंक्रीज करता है और जैसे जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर याद नहीं है तो जरा सा समझो, यहाँ समझाता हूँ, जरा समझो। हमने लिया था सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वैल्यूज हमने मान लो कि 1 रखा था, ठीक है, 1 और 2 के बीच में 2 लिया था, तो हमें क्या मिला था, 2 मिला था, ठीक है। और जैसे जैसे हमने फंक्शन को चेंज किए थे x², ठीक है, यानी कि मूव करने लगे थे फंक्शन के हम किधर, राइट की तरफ, ठीक है। तो फंक्शन जो था हमारा वो बिल्कुल इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। अब ग्राफ जो देखेंगे वो क्या है आपका कि y एक्सिस के अबाउट स्टीपर होता हुआ जा रहा था। तो वही कह रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, वो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ फंक्शन है, ठीक।
जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, टू द ग्राफ राइज एबव, ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो जो हमारा ग्राफ होता वो वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री नहीं कि स्टीपर होता हुआ जाता है, ठीक है। नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ठीक है। अगर आपने ग्राफ इस तरीके से पढ़ा कि y इज इक्वल टू, जब मैं एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, यानी कि अब मूव कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो कर्व है आपका, ठीक है, वो सडनली इंक्रीज हो रहा है। ये किसका ग्राफ? एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और आप मूव किए और मूव किए तो आप ये ग्राफ अगर देखें तो ये ग्राफ है आपका एक्स क्यूब, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका जो कर्व है वो स्टीपर हो रहा है अबाउट वाई एक्सिस के, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, ठीक। अब आगे में चलते हैं। देखिए क्लास 12 में इतना बहुत है, ठीक है, क्लास 12 के लिए इतना काफ़ी है, इतना पॉइंट को ऑब्जर्वेशन याद रखना। लेकिन आप कहेंगे कि क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को याद करने की, ठीक है। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और एक्सरसाइज में हम देखेंगे इनका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सारे पॉइंट आपके लिए समझे कि बिल्कुल एक हीरे के समान जैसे, ठीक है। अब यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है, ठीक है, क्लास 12 का केवल यहाँ तक है, ठीक है, और जेईई मेंस एडवांस के लिए यहाँ से, ठीक। तो आप यहाँ तक देखें। देखो अगर आपको कहीं मिल जाता है कि बेस में 10 रहता है, इफ बी, हमें लिखता हूं इफ बेस इज इक्वल टू बी, या तो हम 10 लिखते हैं ना, 10, तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर किसी के बेस में आपको 10 दिखता है, ठीक है, तो उसको हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन नाम आपको याद रखना है कि अगर बेस में 10 है तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और अगर इफ बेस है ना इज इक्वल टू ई, तो ये होता है आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और अगर बेस में आपका इफ बेस इज इक्वल टू बी, तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि जनरली हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, ठीक। अगर बेस 10 रहा तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर बेस ई रहा तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर आपका बेस बी रहा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए जरा सा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप देखें तो क्या करता है कि ये सीरीज देता है हमारा, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप देखेंगे, ठीक, तो अगर आप यहाँ पे 0 रखें तो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट लिख के रखा है, ठीक है। ये सीरीज है, सीरीज को हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें जरूरत है क्लास 12 में पढ़ता है इसका, लेकिन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अगर आप यहाँ से देखें तो e का वैल्यूज होता है 2.718 के अप्रोक्स में, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे कि आपने पाई को ज्योमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है, पाई में सॉरी, अगर पाई को देखें कि ज्योमेट्री में जितनी अहमियत है, ठीक है, उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैलकुलस में उतना ही अहमियत है, ठीक है। तो पाई की आप वैल्यू क्या लेते थे? 3.14 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी इरेशनल नंबर है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्चुअल में ये क्या है? ये एक यूलर्स नंबर है, जिसको ऑयलर नंबर हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। क्या है? यूलर्स नंबर होते हैं जिसको हम लोग ऑयलर नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज डायरेक्ट हमारा बनता है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और फंक्शन इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक हम जाते हैं। और अगर आपके पास में e 10 टू द पावर e x रहा, ठीक है, तो जो पावर है वो पावर में इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। 1 प्लस e x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस e क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर बेस में a रहा, ठीक है, अगर बेस में a रहा यानी कि e 10 टू द पावर x, तो इसका सीरीज क्या होगा? 1 प्लस लॉग, ठीक है, a टू द बेस e, ठीक है। इसको रिटर्न कैसे करते हैं? लॉग a टू द बेस e,
लॉग ए टू द बेस ई, चलो लॉगरिथमिक में बता दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस लॉग ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ए स्क्वायर है ये आपका, ठीक है। तो हमें यहाँ से पूरा रीडाउट करना चाहिए, लॉग ए, ठीक है, का होल स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो अगर e रेज़ टू द पावर x रहता है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 10 का पावर x रहता है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और अगर 2 का पावर x रहता है तो भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को, पहले कॉपी किया जाए। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने समझ चुके हैं। अब आइए लॉगरिथमिक फंक्शन का सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन कह रहा है लेट बी ग्रेटर देन 1 बी आर रियल नंबर देन वी से लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी इज एक्स, ठीक है। नहीं आए समझ में? देखिए स्टेटमेंट हमसे कहता है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स होता है यदि इफ बी टेन टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए होता है। अब यहां से समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक, ये कहना क्या चाह रहा है उसको जरा सा समझो, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह रहा है, जरा सा देखिएगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, कि इफ b 10 टू द पावर x इज इक्वल टू a होता है, ठीक है, या a के बराबर होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि 2 का पावर 5 ले लिया गया, ठीक है, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो अब इसको आपको लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस जो स्टेटमेंट आपको कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखो लॉग ए टू द बेस ऑफ बी, ठीक है। अब ए के जगह में क्या रखोगे, जरा सा देखो, ए आपके पास में क्या है, ए आपके पास में क्या है 32, ये नहीं है 32 है, 32 लिखो, ठीक है। समझो बात को, एकदम छोटी छोटी सी बात को ध्यान रखो, ठीक है। लिख दिया लॉग 32 बेस क्या रखोगे 2 रखोगे, तो ये आपको मिलेगा 5 के इक्वल में, ये कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है। अगेन आते हैं डिफिनेशन पे, लेट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, बी और रियल नंबर देन वी से दैट लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी इज एक्स, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इफ b 10 टू द पावर x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब b आपका क्या हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या देगा आपको a देगा, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में बड़ा अच्छी तरीके से इसको डील किया है। देखिए एनसीईआरटी को हमने कैसे करके रखा, ठीक है। एक एक लाइन बड़ा सटीक लाइन दिया, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन, आप पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जरा सा हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में 10 स्क्वायर है तो आपको क्या मिलता है 100। हम लोग बचपन क्लास से जानते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इसको लॉग में जरा सा डिनोट करके दिखाओ या रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो लॉग ऑफ सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले 100 लिखेंगे, ठीक है, 100 लिख दें, ठीक। और बेस में क्या रखेंगे, बेस में 10 रखेंगे तो मिलेगा आपको 2, ठीक है। यही कह रहा है कि इफ b 10 टू द पावर x इज इक्वल टू a, ठीक है। अगर आपके पास में b 10 टू द पावर x है तो वो आपको a देगा। और जरा सा देखो, अगर मैंने ले लिया कि 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 10 टू द पावर 4 ले लिया, सॉरी, तो कितना मिलता है हमें 625, ठीक है। अरे भैया 5 का अगर पावर आपने 4 कर दी तो वो 600 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको लॉग में जरा सा रिप्रेजेंट करो, तो लॉग में इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे लॉग 625, है ना, 625 बेस में क्या रखोगे 5 रखोगे, तो बराबर किसका आएगा 4 के, ठीक है, बराबर किसका आएगा 4 का आएगा, ठीक है।
और अगर आप देखें तो ऐसा भी हम इसको कर सकते थे। जरा और एग्जांपल देखो कि अगर आपके पास में है कि 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर करते हैं, मैं 22 लिख रहा हूँ, 25 का स्क्वायर 625 के बराबर होता है। अब लॉग में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ 625 टू द बेस ऑफ 25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जरा से एक मिनट रुकिएगा, मैं स्टेटमेंट को चेक कर लूं। ठीक, अब आगे में चलते हैं और समझाते हैं। समझो जरा सा, अगर आपने लिखा 10 का पावर 3 तो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। इसको हम लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं, जरा सा देखो कैसे करेंगे। तो आप इसको लिखोगे लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस ऑफ, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 मिलेगा। और समझाता हूं, ठीक है, और समझाता हूं, समझो जरा सा। अगर आपके पास में एग्जाम्पल रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे 4 ले लेते हैं ना, 4 का पावर 4, तो 4 4 जा 64 होता है ना। ठीक है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 दूनी 128 होता है ना। अरे भैया गलत हम नहीं कर रहा। ठीक है, चलो 2 का पावर हम, चलो 4 का पावर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, जिसका हमें याद है उसका ले लेते हैं। तो 4 का पावर हमने कितना कर दिया, 3। ठीक है, हमें पता है कि इसका जो क्यूबिंग होगा वो 64 है। ठीक है, 64। ठीक, अब लॉग में इसको हमें लिखना है, तो लिखते हैं लॉग, ठीक है, बेस नहीं लोगे, क्या लोगे, लॉग ऑफ ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 64, नहीं समझे, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 64 आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, बेस में क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो ये आपको 3 दे देगा। ठीक है, ये है। ठीक है, और समझाऊं, समझो और समझो। अगर मैंने ले लिया कि 10 का पावर 4 यानी कि 10,000 होता है बाय क्वाड्रेटिक में। तो अगर इसे लॉग में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लॉग में लिखेंगे सबसे पहले लॉगरिथम ऑफ 10,000, ठीक है, टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यह है तरीका आपको लॉग में रिप्रेजेंट करने का। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतना समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं आगे में। लिखा है मैंने कि 4b ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करना है तो b का जो b है आपके पास में, यानी बेस की हम बात कर रहे हैं, बेस। ठीक है, जो बेस होनी चाहिए वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बात किए थे, देखो कितना आसान हो रहा है समझने में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी यही बात हम करते थे कि जो हमारे पास में b वैल्यू है, ठीक है, या तो a है, वो क्या होना चाहिए कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जो b का वैल्यू यानी बेस वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। लॉगरिथम एज अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, नहीं समझ में आया, आसान करेंगे इसको। ठीक है, देखिए जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जो है वो हमारा वैलिड होता है। अगर अभी भी समझ में आए, आओ जरा आसान करते हैं। हमने लिया कि x इज इक्वल टू, ठीक है, log x टू द बेस ऑफ b इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको मिटा दें, फिर मैं समझाता हूँ। आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, समझो जरा सा। log x टू द बेस ऑफ b इज इक्वल टू y। ठीक है, अब जरा सा समझिएगा। ठीक है, अगर यहां पे मैं बात करूं तो x हमारा क्या है, डोमेन है, और y हमारा क्या है, रेंज है।
ठीक है, आराम से समझो, ठीक है। तो जो x होना चाहिए, ठीक है, जो लॉगरिथम में x का वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रेंज आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, रेंज आपका कुछ भी हो सकता है। तो यही हमसे कह रहा है कि लॉगरिथम एज अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। आगे में हमने आपको समझा चुके हैं कि logarithm of x to the base of b is equal to y if b 10 to the power x is equal to y। जहां पे हमने कहा कि x होना चाहिए क्या, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, y कुछ भी हो सकता है आपका, क्योंकि ये रेंज है, ठीक है। डोमेन जो है आपका वो पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए और रेंज आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसे समझो, समझो कि मैं अभी आपको लॉगरिथम नहीं पढ़ा, ऐसे समझो y इज इक्वल टू एक्स, ठीक, x हमारा डोमेन और y हमारा रेंज। तो x में आप समझो, सोचो जरा सा ऐसे कि x में हम पॉजिटिव रियल वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, 1 रख दिया, ठीक है, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, ठीक है। तो डोमेन हमारा सिर्फ रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जबकि रेंज कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे तो डोमेन हमें उसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं जो x हमारा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ते हुए आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बात को ध्यान में रखना है। अब आगे में चलते हैं कि अगर आपके पास में बेस में 10 रहता है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि इफ बेस इज इक्वल टू 10 देन लॉग ऑफ x टू द बेस ऑफ 10, तो उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। अगर आपके पास में बेस में 10 रहा तो कॉमन लॉगरिथम होगा, और अगर आपके बेस में e रहा तो नेचुरल लॉगरिथम हम लोग कहते हैं। और नेचुरल जो लॉग रिप्रेजेंट तरीका है करने का, ठीक है, आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, ठीक है, कि ln लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब है कि वो नेचुरल लॉगरिथम है, जबकि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट log x लिखा है। अगर जहां आपको log x लिखा हुआ दिखता है तो आप समझ जाना कि log ऑफ x टू द बेस ऑफ e है, यह आपको कंसीडर करना है, ठीक है। इस बात को आप माइंड में रखेंगे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log x तो इसका मतलब है कि आपके पास में बेस में जो है वो आपके पास e है, ठीक है। अब यहीं से हम लगे हुए जरा सा इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें, ठीक है। प्रॉपर्टी के बाद में फिर हम इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे ग्राफ के साथ में, ठीक। तो एनसीईआरटी जो आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। देखो हमने अपनी एनसीईआरटी को कैसा करके रखा, एक बार तो दिखा चुके हैं, ठीक। एक एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लें। प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जरा से देखिए प्रॉपर्टी है कि log p टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू log p टू द बेस ऑफ b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस ऑफ b। ये प्रॉपर्टी अभी समझ में नहीं आएगा, अब मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है, इसलिए मैंने लिख लिया इसे। अब समझो, मान लो कि हमें log बेस को चेंज करना है, ठीक है, मुझे किसी दूसरे बेस में जाना है, ठीक है। तो मैं मान लिया कि अगर मुझे b बेस में लेके जाना है, ठीक है, ठीक, log ऑफ p, ठीक है, log ऑफ p हमने यहां से ले लिया, जरा सा समझना है, ठीक है, हाँ p रहने दो, ठीक है। log p टू द बेस ऑफ b में हमें कन्वर्जन करना है,
तो आप क्या करोगे कि आप इन प्रॉपर्टी को यूज करोगे। कैसे करोगे वो हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस बेस में आपको जाना है, दोबारा कह रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजन है, समझो जरा, ठीक है। जिस बेस में आपको जाना है, ठीक है, उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लिखते हैं log p टू द बेस ऑफ e नहीं a, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ b बेस टू द b, उल्टा बोल दिया, log ऑफ p टू द बेस ऑफ b, और जिस बेस में जाना है ना डिवाइड करो उससे, ठीक है। कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले इस p को भी हटा दो, b बेस में जाना है, b बेस में जाना है, log b लिखो, log b लिख दिया, ठीक है। इसका देखो जरा सा, ठीक है, पावर हम कुछ टाइम के लिए मान लो पावर, ठीक है, तो ये पावर की है, लिखो, ठीक है। इसका बेस ऐसे रह गया, किस में जाना है आपको जाना है बेस बी में, ठीक है। तो बी हमने पहले दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब जरा सा देखो, जो इसका बेस है ना उसको लिखो log ऑफ a टू द बेस ऑफ b, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, जिस बेस में जाना है सबसे पहले क्या करेंगे, log ऑफ b लिखोगे, ठीक है। log ऑफ p टू द बेस ऑफ b, उल्टा बोल गया, log ऑफ p टू द बेस ऑफ b लिखोगे, ठीक है। p तो बाद में बिठाना और a बाद में बिठाना, ठीक है। पहले log b, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप इन दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में पहुंचना कहाँ है, पहुंचना हमें, ठीक है, p से आप क्या कर देंगे, इसको p लिख देंगे, और आप जो इसका बेस है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी था, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते हुए क्या, log ऑफ p इंटू क्यू, बेस में क्या है आपका, तो बेस में हम लेके चले a, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना, एनसीईआरटी को देखना जरा सा, ठीक है। b ले लेते हैं बेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b लेके चलते हैं, आप a लेके चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन b लेके चल रहे हैं, ठीक। तो इसे हम प्रोडक्ट में लिखेंगे कैसे, log p प्लस log q, ठीक है। आप कहोगे कि यार बेस तो बिल्कुल नहीं है, लिख लो भाई, लिख लो, बेस तो लिख लो, बेस होता हमने पहले कह दिया, अगर एनसीईआरटी ने रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपको दिमाग में रखना है कि उसके बेस में बी है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जरा सोचो इस प्रॉपर्टी को और क्या लिख सकते थे, चलो इसको रीराइट हम करेंगे बाद में, पहले आप आ जाओ थर्ड के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास में लॉग, ठीक है, p रेज़ टू द पावर n रहा, ठीक है, टू द बेस b, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले पावर को लिखते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को लिखेंगे तो n लिख दिया, ठीक है, log p लिखा, ठीक है, और बेस में जो आपका b वो b है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आगे मैं आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा और समझाता हूँ, जरा समझो, हटा दूँ इसको, समझो प्रॉपर्टी नंबर यही है, लेकिन मैं 4 दे देता हूँ, जरा समझे, log ऑफ p स्क्वायर, बेस में b है, मान के चलना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जरा सा देखिएगा, log ऑफ p प्लस log ऑफ p इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ p, और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ जरा से 2 से। मैंने कह रहा हूँ बार बार बेस को आपको माइंड में रखना है, ठीक है, ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर है, ठीक। यार ऐसे सोचो कि हमारे पास में 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपस में दोनों बराबर है, ठीक है। तो वही तो मैंने यहाँ लॉग के टेबल में फॉलो किया है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे में चले, एक और प्रॉपर्टी बचा है जो बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5, log ऑफ x/y, ठीक है।
और बेस में क्या है आपके बी है, ठीक, इज इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पे, ठीक, क्या होता है आपका लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। याद दिलाऊंगा आपने किस तरीके से पढ़ा है इसको, ठीक है, किस तरीके से पढ़ा है मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो चुके हैं आपके कंप्लीट। अब आइए जरा सा मैं याद दिलाऊं आपने कैसे पढ़ा था क्लास 9th में, क्लास 7th में, ठीक है। लेकिन यही होता ना कि माइंड से निकल जाता है उस बार जो हम पढ़े हुए होते हैं। आपने पढ़ा था log m by n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n के फॉर्म में। आपने और पढ़ा था log ऑफ a रेज़ टू द पावर m। आपने पढ़ा था m log ऑफ a, और जबकि वहां पे बेस मेंशन नहीं था, ये पढ़ लिया। दो प्रॉपर्टी और दिखा दूं जरा सा, देखो इसको मिटाते जाता हूँ क्योंकि अपने पास में जगह की कमी है। और आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था log ऑफ, ठीक है, m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है, ये पढ़ा था। तो वही सारी प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। पहले यहाँ तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम इसके फीचर्स को देखते हैं और ग्राफ के बिहेवियर। आइए बच्चों अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉग फंक्शन का पहला पॉइंट हमसे कहता है, ठीक है, देखो आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमसे ये कहता है कि लॉग नॉट डिफाइन फॉर नॉन पॉजिटिव नंबर। लॉग जो है नॉन पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता, ठीक है। नॉन पॉजिटिव नंबर का बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें b 10 टू द पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है। यदि हमने 2 का पावर 0 कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यदि हमने 3 का पावर 0 कर दिया तो 1 मिलेगा। तो नॉन पॉजिटिव नंबर्स के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि पॉइंट इज 1,0 ऑलवेज द ग्राफ, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑलवेज द ग्राफ, ठीक है। समझने की कोशिश करना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जरा सा आओ, इसी पॉइंट को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन किया था कि पॉइंट इज 0,1 ऑलवेज द ग्राफ, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते थे तो हमारा ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस के स्टीपर हो जाता था, मुड़ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि पॉइंट 1,0 ऑलवेज द ग्राफ, यानी कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आपके पास में है तो 1,0 से होकर जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप x एक्सिस के अबाउट मूव करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नहीं आए समझ में, जरा देखो। मान लो आप यहाँ पे थे, ठीक है, तो x एक्सिस ये मान लिया, y एक्सिस आपका ये होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ से मूव कर गए इस प्लेस पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ग्राफ जो है सडनली चेंज हुआ है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो वो 1,0 से होकर पास होगी, और जैसे जैसे हम, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट में मूव करते हैं तो जो हमारा ग्राफ होता है वो राइज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में जो आपका रेंज होगा, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब पहुंचते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है। लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। जैसे कि आपने एक्सपोनेंशियल में मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है, ग्रोथ फंक्शन होता है, ठीक है। हमेशा वो अबाउट वाई एक्सिस के इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हम लोग पहले जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जरा समझो, लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। लॉग फंक्शन जो है वो हमेशा बढ़ता है, ठीक है, हमेशा इंक्रीज करता है। आगे में चले, देखा फॉर एक्स वेरी नियर टू 0, ठीक है, एक्स
वेरी नियर टू जीरो। जिस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था, क्या देखा था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, यदि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, जीरो से बड़ा ही होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, वो नियर जीरो के हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। ये आप देखेंगे कि वाई एक्सिस के अबाउट में ऐसा लगेगा कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट कह रहा है कि फॉर एक्स वेरी नियर टू जीरो, एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो के करीब होंगे, एग्जैक्ट जीरो नहीं होंगे, ठीक है। आगे भी चलें, लिखा है y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू log x टू द बेस ऑफ e, मिरर इमेज ऑफ ईच रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू x। इस ग्राफ को देखो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, मैं चेंज कर दिया डेफिनेशन, ठीक है, इसको इसी को समझा रहा हूं, पॉइंट 6 को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। अब जरा सा सोचो, ठीक है, ये आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किससे पास हो रहा है, 0,1 से पास हो रहा है। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, किससे पास हो रहा है, 1,0 से पास हो रहा है, हमेशा पास होगा ये दोनों। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को देखोगे तो एक दूसरे के ये मिरर इमेज होता है, और ये हमें दिख रहा है रिफ्लेक्टर के फॉर्म में इन दोनों को। देखो जरा सा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इनका रिफ्लेक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, या तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसका रिफ्लेक्टर क्या है, ये, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड इमेज है ये हमारा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हमारे पास में एग्जांपल क्वेश्चन है 29, उसको कवर करते हैं। देखिए, मिटा दो इसको। एग्जाम्पल 29 देखते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 29 में करें डिफरेंशिएट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने लिखा y इज इक्वल टू e 10 टू द पावर x है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, सॉल्यूशन आपने लिख लिया, उसके बाद में y इज इक्वल टू e 10 टू द पावर x है, ठीक है। सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएटिंग, जिस तरीके से अपना जो तरीका होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, ठीक है, with respect to x, dy अपॉन dx, ठीक है। हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ y, क्या आपके पास में e रेज़ टू द पावर x है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा e रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अगेन x का करोगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जरा सा देखें, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है आपके पास में साइन, यानी कि y इज इक्वल टू साइन log x, ठीक है, और हमसे ये कहता है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंपोजिट फंक्शन है जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले के पिछले में, ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 4 में। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड पे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy अपॉन dx, y का कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, d बाई dx ऑफ साइन log x, ठीक है। भूल जाओ इसको x मान लो, ठीक है, भूल जाओ कि log है, x मान लो। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, साइन का करोगे तो आपको मिलेगा cos, ठीक है, x के प्लेस पे क्या है log x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन आप करोगे d बाई dx ऑफ log x का, ठीक है।
तो मिलेगा कॉस लॉग ऑफ एक्स को मैंने कॉपी कर लिया, मिलेगा यहां से 1/x। ठीक है, अरेंजमेंट करके लिखो, कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, dy अपॉन dx। ये सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे में हमारे पास में है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए इसे भूल जाओ। ठीक, तो सॉल्यूशन करें, y का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है, आप लिख ले रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, -1/स्क्वायर रूट ऑफ, अरे यार दिखा दूं, देखो d/dx ऑफ cos इनवर्स e रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, तो cos का डिफरेंशिएशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर होता है। अभी मिटाऊंगा इसको। ठीक है, x के प्लेस पे क्या है, e रेस्ट टू द पावर x, माइनस तो नहीं प्लस, इस तरीके से लिखोगे। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे आप किसका, e रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा, सोचो क्या सोचो, मैं भी बताऊँ। देखो ये पावर जो है ना, आप इस तरह मत लिख देना कि e रेस्ट टू द पावर x स्क्वायर, चलो लिख भी देगा तो कोई सी बात नहीं, वो 2 आगे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 - e रेस्ट टू द पावर 2x होगा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, e रेस्ट टू द पावर x ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -e रेस्ट टू द पावर x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - e रेस्ट टू द पावर 2x। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। यार बिल्कुल जान नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, बहुत आसान है। फोर्थ देखो जरा, बिल्कुल जान नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो दिया हुआ है एग्जैक्टली में, y इज इक्वल टू e10 टू द पावर 10x। ठीक है, देखो जरा सॉल्यूशन करें, कर दिए डिफरेंशिएशन y का, तो dy अपॉन dx मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, और d/dx ऑफ e10 टू द पावर 10x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही मिलेगा, यानी कि e10 टू द पावर 10x मिलेगा। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो 10x, ये dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लो, e10 टू द पावर 10x। 10 का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इसको, अच्छा कॉस था बच्चों, चलो मैं इसका कर दिया, एक और कर देता हूँ, कॉस था यहाँ पे। ठीक है, चलो आप ये एक्स्ट्रा समझ लो, ये एक्स्ट्रा समझ लो, मैं आपको करवा देता हूँ फोर्थ पार्ट। अब क्या मिटाऊंगा उसको, y इज इक्वल टू e10 टू द पावर cos x। ठीक, जरा समझो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा यहाँ से d/dy अपॉन dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ e10 टू द पावर cos x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा e10 टू द पावर cos x, और cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा इंटू -sin x। मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ शो कर चुका हूँ। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, -sin x e10 टू द पावर cos x। ठीक है, देखो यार कितनी आसान है, 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको सॉल्व करने में। लेकिन इससे एक चीज हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन क्लियर है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेन रूल क्लियर है तो आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन खुद देख लो और आप सोचो कि अगर आपका कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल ये दोनों क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कॉपी किया जाए।